हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बूंदी जिले के लेसरदा से पधारे कवि नारायण दीक्षित जी हैं। नारायण दीक्षित जी से इनके जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे, साथ ही शिक्षा और काव्य यात्रा के संबंध में भी इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं नारायण दीक्षित जी से। नारायण दीक्षित साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आपके जीवन परिचय के बारे में, शिक्षा के बारे में बताएं। मेरा परिचय ये है कि बूंदी जिला जो छोटी काशी कहा जाता है जी, वहाँ की केशवराय पाटन तहसील का एक नज़दीकी गांव है लेसरदा जी। वहीं मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी श्री गजानन जी दीक्षित किसान हैं, माताजी भी गृहिणी हैं जी, और हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ और मेरे से छोटी एक बहन है। मेरी 10वीं तक की जो शिक्षा है वो लेसरदा में हुई जी। उसके बाद 11वीं और 12वीं की शिक्षा के लिए मुझे सुहासा जाना पड़ा, क्योंकि विद्यालय में आगे कक्षाएं नहीं थी। वहाँ मेरे मामा जी रहते हैं, श्री रामस्वरूप जी व्यास, अध्यापक हैं, वो रिटायर हो चुके हैं जी। उनके यहाँ रहकर मैंने 2 साल अध्ययन किया। फिर स्नातक के लिए बूंदी जाना पड़ा और उसके बाद बीएड कोटा से किया मैंने, एमएड जयपुर से जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय से किया जी। फिर वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ कोटा में एक श्री आना सागर टीटी कॉलेज है जी, वहाँ अध्यापन का कार्य करवाने लगा और वहीं से मैंने एमए का पाठ्यक्रम पूरा किया। उसके बाद 2012 में मैंने नेट और सेट का एग्ज़ाम पास किया और वर्तमान में अभी मेरी पीएचडी चल रही है कोटा विश्वविद्यालय से जी। नेट और सेट मैंने संस्कृत में किया है और दर्शन शास्त्र में आचार्य भी किया है जी। तो मैं ये जब ऐसा बोलता हूँ तो मुझे बड़े गौरवान्वित महसूस करता हूँ स्वयं को। जी। नारायण जी, आपने एक शिक्षक रहते हुए भी काव्य यात्रा का जो आपने शुभारंभ की, ये कब से बीज आपके अंदर प्रस्फुटित हुआ? ये मैं जब 9वीं कक्षा में पढ़ता था, 1999 की बात होगी जी। तब से मैंने लिखना शुरू किया और ये बीज ऐसे प्रस्फुटित हुआ कि हमारे गांव में क्या है, अखंड रामलीला का आयोजन किया जाता है जी। हर वर्ष किया जाता है, कई वर्षों से होता चला आ रहा है। तो वहाँ से हमें मंच प्रदान हुआ, मंच मिला, तो मंच में बोलने की शक्ति मिली वहाँ से जी। तो ऐसे धीरे धीरे मंच पे बोलते थे, कवियों को सुनते थे, तो उनको सुनते सुनते लिखना सीख गए छोटा मोटा। जी जी। नारायण जी, इसके पीछे आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहे? अब इसमें हमारे देवकी दर्पण जी है, देवकी नंदन जी रोटेला केशवराय पाटन में निवासी स्थान है उनका, तो बीच बीच में हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं और उनके मार्गदर्शन से हम ये जो काव्य यात्रा है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। नारायण जी, आपके बूंदी ज़िले में कई नवोदित कवि भी हैं और बिखरे पड़े हैं, तो कभी कोई काव्य गोष्ठी के रूप में आप एक जगह एकत्रित होकर कोई लाभ ले पाते हैं? एक बार ऐसा अवसर मिला था, मैं बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ता था जी। सन 2004 की बात है। 29 फरवरी का दिन था वो, जब कापरेण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक गोष्ठी आयोजन हुआ था जी। तो वहीं पर देवकी दर्पण जी से मेरा परिचय हुआ था। अन्य जो बूंदी जिले के कवि थे उनसे भी मेरा परिचय हुआ था। तब से मैंने थोड़ा अच्छा लिखने का प्रयास किया जी। आपको पहली बार मंच मिला, उस समय कैसा आपको महसूस हुआ
क्योंकि जब मंच पहली बार मिलता है जी। तो बड़े साहित्यकार या कवि भी उस समय मौजूद होते हैं, जी। तो आपको कैसा प्रतीत हुआ उस समय? ऐसा बड़ा मंच मुझे सन 2004 में मिला था। केशवराय पाटन में कार्तिक मेला आयोजित होता है, वहीं पर कवि सम्मेलन था और उसी में मैंने एक कविता पाठ किया था। तो घबराहट भी रहती है मन में जी। ऐसे लगता है कि अब तो गिरने वाले हैं, अपन खड़े हैं तो गिर ही जाएंगे। तो फिर भी मन में ऐसा हौसला था कि हम बड़े लोगों के बीच में हैं तो कोई ना कोई संभाल ही लेगा। बहुत अच्छा लगा और श्रोताओं ने भी काफ़ी प्यार दिया। जी। नारायण जी, आपकी कोई रचना हो दर्शकों को सुनाएं। जी। कि जय वीणा वादिनी, जय वीणा धारिणी, जय वीणा वादिनी, जय वीणा धारिणी, आओ ने सभा में पुकारे थाने भक्त नारायण। वाह। गले में बिराजो मारे आज रे हंसासिनी मैया, आओ ने सभा में पुकारे थाने भक्त नारायण। कर साज सजा कर बैठ्या छापण कशा खड गोदम, हर नजरा था का दरसा की प्यासी कर दो आज रहम। सूरा को सजा दो मारे साज रे कमला सिनी मैया, आओ ने सभा में पुकारे थाने भक्त नारायण। था की माया अपरंपारा जान सक्या न कोई, हर ज्ञान जानी था की माया पंडित हो गया सोई। बहुत बढ़िया। माने भी बताओ था को राज रे हंसा सिनी मैया, आओ ने सभा में हर पुकारे थाने भक्त नारायण। कतान सेन रे दास कबीरा बेजू बावरा हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। तान सेन रे दास कबीरा बेजू बावरा हो गया। सूर्यदास और मीरा बाई चारण तावस खो गया। सूरा को पेणा दो माने ताज रे कमला सिनी माता, आओ ने सभा में हर पुकारे थाने भक्त नारायण। अंतिम बंद है। कथा के बिना सुर ताल अधूरा रुक जा सारो काज रे, हर फिल्मी दुनिया भूखा मर जा हो जावे बर्बाद रे। क्योंकि संगीत के बिना फिल्मी दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। कथा के बिना सुर ताल अधूरा रुक जा सारो काज रे, हर फिल्मी दुनिया भूखा मर जा हो जावे बर्बाद रे। अरे जग की बचा लो था तो लाज रे कमला सिनी मैया, आओ ने सभा में हर पुकारे थाने भक्त नारायण। बहुत बढ़िया। नारायण जी, आपने अब तक कितनी कविताओं का संकलन आपने कर लिया? हाड़ौती हिंदी की कविताएं, गीत और गज़ल मिलाकर 200 से 250 कविताएं मैं लिख चुका हूँ और 25 से 30 साझा संकलन में प्रकाशित हो चुकी। जी। नारायण जी, आपकी मूल विधा क्या है? मूल विधा हिंदी गज़ल है। शुरुआत हाड़ौती में की थी मैंने कविताएं लिखने की। जी जी। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जैसी संगति होती है वैसा ही वेश हो जाता है। जी जी। तो मुझे गज़लकारों के बीच में रहने का अवसर मिला, क्योंकि जब मैं स्नातक का विद्यार्थी था तो उस समय मेरे संगीत विषय था। जी। तो हमसे जो सीनियर विद्यार्थी थे जी,
तो वो गज़लें गाते थे। बिल्कुल। तो वो गज़लें गाते थे तो उनकी गज़लें सुनते थे। बिल्कुल। फिर ऐसी ऐसी गज़लें, ऐसे ऐसे गज़लकारों के नाम सुनते जो हमने कभी सुने नहीं। बिल्कुल। तो जब उस गज़ल विदा को सुनना प्रारंभ किया तो उसके प्रति ऐसी रुचि हुई कि उसी विदा में लिखने का मन किया। जी। नारायण जी, आप बता रहे कि गज़ल विदा आपका मूल विषय रहा है, तो गज़ल विदा में आपने गज़लों में समाज के लिए क्या मतलब प्रेषित किया? हाँ, वैसे तो गज़ल में क्या है कि प्रेम का ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि केवल मासूका और आशिक के बीच में ही ये विदा है। जी। इसमें समाज के लिए भी संदेश होता है। यानी समय बदलने के साथ ही मतलब विदा का। हाँ, शुरुआत में प्रेम के कारण ही गज़ल का उद्भव हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, समाज है, तो उनके ऊपर भी कवियों ने, गज़लकारों ने लिखना प्रारंभ किया। मैंने भी सामाजिक तौर पे लिखना शुरू किया। पहले उर्दू गज़लों का की महफिल हुआ करती थी, आज हिंदी गज़ल की तरफ भी लोगों का रुझान ज़्यादा हुआ। किन गज़लकारों का समावेश आपकी लेखनी में आप पाते हैं? भाई, उर्दू गज़ल में तो जो मुमताज़ राशिद साहब है, जी, मीर तकी मीर है, और भी निदा फाजली जी का ज़्यादा प्रभाव रहा है जी मेरे ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो गज़लें लिखी है ना, जी, उनको वो अंदर दिल तक उतर गई। कोई और रचना वो सुनाए दर्शकों को। मासूमों की ज़िंदगी खिलौना बन गई, हंसने की घड़ी थी जो रोना बन गई। बहुत बढ़िया। मासूमों की ज़िंदगी खिलौना बन गई, हंसने की घड़ी थी जो रोना बन गई। मानव भी पशुता से पेश आते हैं, मानव भी पशुता से पेश आते हैं, नजरे जमाने की घिनौना बन गई। नजरे जमाने की घिनौना बन गई। कानूनों के जोर जरा मंद हो गए, कवियों के लेख केवल छंद हो गए। वाह, बहुत बढ़िया। कानूनों के जोर जरा मंद हो गए, कवियों के लेख केवल छंद हो गए। ये सी फरियाद अब लेके जाएं हम कहाँ, ये सी फरियाद लेके जाएं हम कहाँ, कुर्सी में बैठे सब बधिर हो गए। कुर्सी में, हाँ थोड़ा, ये सी फरियाद, दोबारा, ये सी फरियाद लेके जाएं हम कहाँ, हिफाजत के सारे रास्ते बंद हो गए। हिफाजत के सारे रास्ते बंद हो गए। मासूमों के खून नकसीर हो गए, पत्रकार भी भले कबीर हो गए। क्या उपमा है। मासूमों के खून नकसीर हो गए, पत्रकार भी भले कबीर हो गए। ये सी फरियाद लेके जाएं हम कहाँ, कुर्सी में बैठे सब बधिर हो गए। कुर्सी में बैठे सब बधिर हो गए। कि बगिया की कोई कली फूल न बने, जिंदगी भी अब कोई शूल न बने। बहुत बढ़िया। बगिया की कोई कली फूल न बने, जिंदगी भी उनकी अब शूल न बने। यौवन की आग मत भड़काइए, यौवन की आग मत भड़काइए, बचपन में इस बात तूल न बने। बचपन में इसकी बात का तूल न बने। कि मासूमों के जख्म नासूर बन गए, चंद टुकड़ों के लोग। मासूमों के खून नक, मासूमों के जख्म नासूर बन गए। दोषवार यहाँ बेकसूर बन गए। चंद टुकड़ों में बिक जाने वाले लोग, चंद टुकड़ों में बिक जाने वाले लोग, और बैठ के वो आपके हुजूर बन गए। बैठ कर आपके हुजूर बन गए। और अंतिम बंदे इस कविता का
कि बचपन का वसन तार तार हो गया, वासना के आगे हाहाकार हो गया। बहुत बढ़िया। बचपन का वसन तार तार हो गया, वासना के आगे हाहाकार हो गया। माली खुद चमन उजाड़ देते हैं, माली खुद चमन उजाड़ देते हैं। जीवन तो शोषण का हकदार हो गया, जीवन तो शोषण का हकदार हो गया। नारायण जी, आपने जो पहली बार कविता या कविताएं लिखी आपने जी, वह किसी अखबार में प्रकाशित या साझा संकलन में जो प्रकाशित हुई होगी, जी। तो कैसा आपको आभास हुआ था उसमें? जब भी कोई अपनी रचना किसी अखबार में या किसी पत्रिका में प्रकाशित होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसको दुनिया को दिखाने का प्रयास भी करते हैं। फेसबुक के माध्यम से स्टेटस लगाकर हम दिखाते हैं भाई हम भी ऐसा लिखते हैं जी, तो गौरव का अनुभव महसूस होता है, यानी लेखन सफल होता है उस समय। लेखन सफल होता है। नारायण जी, आपका क्या मानना है कि जो आपने बताया कि करीब 250 के लगभग आपका संकलन है, तैयार है, जी। क्या इसको कृति के रूप में समाज के सामने लाना चाहेंगे? क्या है मनसा आपकी? प्रकाशित करने का मानस है, जी, धीरे धीरे कोई उसको व्यवस्थित करके और प्रकाशित करेंगे। जी। राजस्थान साहित्यिक अकादमी से भी पांडुलिपि मंगवाई जाती है और आर्थिक संबल एक साहित्यकारों को मिलता है, जी। तो क्या उस और भी कदम है आपका? उसकी अभी जानकारी नहीं है, जी जी। तो जैसे उसकी जानकारी मिलेगी तो उस ओर भी जाने का प्रयास करेंगे। जी। आपने जो आपकी रचना है या गज़ल है, उसमें समाज के प्रति आपका क्या नज़रिया रहा? उसमें जो समाज में वर्तमान में जो घटनाएं घट रही है जी, वो राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, जी उन पर लिखने पर फोकस रहता है। जी। नारायण जी, और कोई रचना आपके पास हो, सुनाए दर्शकों। ये लालों का लाल था, लालों का लाल था, बहादुर कमाल था। बहुत बहुत बढ़िया। लालों का लाल था, बहादुर कमाल था। इस विश्व राजनीति का, इस विश्व राजनीति की जलती मशाल था। बहादुर कमाल था। उनका एक नारा था, जय जवान जय किसान। बिल्कुल। उस पर लिखने का जो प्रयास किया है। तुझसे किसान सब खुशहाल बन गए, तुझसे किसान सब खुशहाल बन गए। तुझसे जवान भी हर बेमिसाल था। बहादुर कमाल था। लालों का लाल था, बहादुर कमाल था। चाल समय दूरी भी ना पकड़ सकी रफ्तार। एक गणित का सूत्र है जी, चाल समय दूरी, जी, वो भी इनकी रफ्तार नहीं पकड़ पाती थी, बिल्कुल। इतना तेज दिमाग था इनका। चाल समय दूरी भी ना पकड़ सकी रफ्तार। हर हाल था उनके पास, हर हाल था उनके पास। फिर कोई सवाल था, जो भी सवाल था। बहादुर कमाल था। बहुत बढ़िया। लालों का लाल था,
बहादुर कमाल था। नापाक सवालों का क्या सख्त जवाब दिया। युद्ध हुआ था जब, जी नापाक सवालों का क्या सख्त जवाब दिया। दुश्मन भी थर्राता, हर तरफ बवाल था। बहादुर कमाल था, लालों का लाल था। बहादुर कमाल था, जीवन था बहुत सरल, मजबूत इरादे थे। जीवन था बहुत सरल, मजबूत इरादे थे। गिरती हुई शाखों का, जब देश की शाख गिरती है उसके बारे में बात की। गिरती हुई शाखों का एक नया उछाल था। बहादुर कमाल था, लालों का लाल था। बहादुर कमाल था। अंतिम बंद इस कविता का। जीवन की लहरों से वो ऐसे खा गए मात। जीवन की लहरों से वो ऐसे खा गए मात। गुप चुप क्यों चले गए, इतना सा मलाल था। बहादुर कमाल था, लालों का लाल था। बहादुर कमाल था। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया नारायण जी, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। बहुत धन्यवाद नारायण जी, अब तक आपने कितने मंच साझा किए? वैसे मंचों पर जाने का अवसर कम ही मिला है। जी एक बार केशवराय पाटन का कार्तिक मंच मिला था। जी एक बार बूंदी तेज का मंच मिला था। जी। उसके बाद छोटे छोटे मंचों पे कविता पाठ, कहीं जैसे हमारे शिक्षा विभाग में जी शिक्षकों के जो प्रशिक्षण होते हैं, बिल्कुल, तो उन प्रशिक्षणों में बुलाया जाता है मंच पर। उनको पता है कि ये कविताएं लिखते हैं गाते हैं, तो मंच पर बुला लेते हैं। उस तरह से कविता पाठ करते रहते हैं। कुछ ऑनलाइन पटल हैं, उन पर भी काव्य पाठ करता हूँ जी। नारायण जी, आप एक अध्यापक हैं सरकारी, इतनी व्यस्तता आजकल अध्यापकों की है, कैसे अपनी रचनाएं मतलब संजो लेते हो? किस तरह अपना समय निकाल पाते हैं? अब वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कविता लिखने का कोई समय नहीं होता है जी। कविताएं आप सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र में भी आप कविताएं लिख सकते हैं। बिल्कुल। एक डायरी और एक पेन में हमेशा साथ रखता हूँ जी। जब भी मस्तिष्क में कोई भी विचार आता है, किसी भी प्रकार की कविता, कोई भी शेर आ जाता है जी जी, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। शुरू में वो एक शेर होता है, वो एक शेर से फिर वो पूरी गज़ल बन जाती है। बहुत बढ़िया। नारायण जी, आपको कोई पुरस्कार, कोई उपलब्धि आपकी रही हो, दर्शकों को बताएं। 22 अगस्त 2021 को कोटा कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा एक जी सम्मान प्राप्त हुआ था। राजस्थान है, राजस्थान के नाम से। जी। वो गज़ल के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ही मुझे प्राप्त हुआ था। इसको मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। और अभी कुछ दिनों पहले जून में ही लखनऊ की एक राष्ट्रीय संस्था है रूबरू फाउंडेशन जी, तो वहाँ से साहित्य श्री सम्मान प्राप्त हुआ है। उसमें देश और देश के बाद 3 देश, जी, इनको मिला के 110 कवियों का उन्होंने सम्मान किया था। बहुत तो बढ़िया। उसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये आड़ोती के लिए बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे रचनाकार इस तरह की गज़लें लिखकर और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
आप जाते जाते एक कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। दास्तां जो मिट गई जरा जरा सी याद है, दास्तां जो मिट गई जरा जरा सी याद है, कहीं कहीं तो लुट गई, कहीं कहीं तो लुट गई, कहीं अभी आबाद है। बात बहुत खूब। दास्तां जो मिट गई जरा जरा सी याद है, तुझे न कुछ भी मिल सका, न हम ही कुछ भी पा सके, तुझे न कुछ भी मिल सका, न हम ही कुछ भी पा सके, न हम ही कुछ भी पा सके, तलाश अब करें भी क्या, तलाश अब करें भी क्या, न पहले थी न बाद है, क्या बात। कहीं कहीं तो लुट गई, कहीं अभी आबाद है, दास्तां जो मिट गई जरा जरा सी याद है, कभी कभी तो जिंदगी न जी सकी न मर सकी, कभी कभी तो जिंदगी न जी सकी न मर सकी, न जी सकी न मर सकी, कभी कहीं जो बंद थी, कभी कहीं जो बंद थी, आज वही आजाद है, कहीं कहीं तो लुट गई, कहीं अभी आबाद है, दास्तां जो लुट गई जरा जरा सी याद है। आखिरी मिसरा, नजर पलट के देख ले तू मेरी जिंदगी का हाल, वाह क्या को। नजर पलट के देख ले तू मेरी जिंदगी का हाल, तू मेरी जिंदगी का हाल, कभी हुआ था खाक दिल, कभी हुआ था खाक दिल, आज भी बर्बाद है, कहीं कहीं तो मिट गई, कहीं अभी आजाद आबाद है, दास्तां जो मिट गई जरा जरा सी याद है, जरा जरा सी याद है, जरा जरा सी याद है। वाह नारायण जी, बहुत उम्दा गज़ल आपने सुनाई। ये थे हमारे साथ बूंदी ज़िले के लेसरदा से पधारे कवि गज़लकार श्री नारायण दीक्षित जी। नारायण दीक्षित जी सरकारी अध्यापक होते हुए भी अपना लेखन निरंतर जारी रख रहे हैं और इन्होंने गज़लें, कविताएं और हाड़ौती में भी कुछ कविताएं इन्होंने लिखी है। इनका मानना है कि आने वाले समय में इनका संकलन एक पांडुलिपि के रूप में पुस्तक प्रकाशन का है। वो शीघ्र कोशिश रहेगी इनकी समाज के सामने लाने की। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।